आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह यादव। इस वीडियो में आज मैं आपको जनहित याचिका की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने जनहित याचिका से संबंधित डाल रखी है, जिसमें समस्त बेसिक जानकारी उसमें आपको प्रदान की गई है। पहले जाकर के आप जो है जनहित याचिका की पहली वीडियो को अच्छे से आप उसकी समस्त जानकारी को लेने के बाद आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम जो है जनहित याचिका की दूसरी वीडियो में यूपीएसआई भर्ती की जो परीक्षा सन 2011 से लेकर 2017 तक अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए समस्त जो है लगभग 20 प्रश्नों पे विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। और इन 20 प्रश्नों की विस्तृत चर्चा के बाद आपके पास इतना ज़्यादा जनहित याचिका से संबंधित कॉन्सेप्ट होगा कि इसके बाद आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी आपकी यूपीएसआई संबंधित, उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। प्रायः यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बन करके आपके आते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने प्रश्न पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है जनहित याचिका का उद्देश्य है। भाई जनहित याचिका का क्या उद्देश्य है? तो पहला प्रश्न यही है, कह रहा है शिक्षा का विकास, लोकहित, न्यायिक निर्णय, विकास निर्माण। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि जनहित याचिका का जो उद्देश्य होता है वह लोकहित से संबंधित है, यानी जहाँ पे बहुतायत लोगों का हित होता हो। तो जनहित याचिका का जो उद्देश्य होता है, इनमें कौन सा आंसर सही होने वाला है? ये बी आपका लोकहित से संबंधित है, जहाँ पे बहुतायत लोगों का हित होता हो। और जनहित याचिका को लोकहितवाद याचिका भी कहा जाता है, यानी लोकहितवाद जहाँ पे बहुत अधिक लोगों का लोकहित होता हो। अब अगला जो क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। देखिए लोकहितवाद जो है दायर किया जा सकता है, यानी या यूं कहिए कि जनहित दायर किया जा सकता है। तो जनहित किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है कि जो जनहित याचिका होती है यह जरूरी नहीं कि वो पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर हो। पीड़ित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा भी दायर की जा सकती है या किसी संस्था द्वारा दायर की जा सकती है। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है पहला ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति द्वारा। दूसरा है जिसके मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो, यानी पीड़ित व्यक्ति से मतलब है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। कह रहा है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा या सरकार द्वारा। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सरकार द्वारा। तो देखिए सरकार द्वारा जनहित याचिका आपकी दायर नहीं की जाती है अब यहाँ पे देखिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया है और संस्था द्वारा, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो है जनहित, यहाँ जो सर्वोपरि आंसर होगा इसमें वो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है? ये कह रहा है कि जनहित याचिका जो है किस जन क्षति के संदर्भ में दायर की जाती है। वो कौन सी जन क्षति हो जिसके संदर्भ में आप जो जनहित याचिका है उसे आप जो है दायर कर सकते हैं। कहता है जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति। यह बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने या अगर कोई जो है आपका जो प्राधिकारी है या जो व्यक्ति आपका जो है जो सेवा कर्मी है वह अपने जन कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे हालात में आप जो है आप जनहित याचिका उसके खिलाफ दायर की जा सकती है। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर भी, यदि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मेन यही है कि यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पर भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। या कानून का उल्लंघन होने पर, यानी कानून का उल्लंघन होने पर या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर या जनहित कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर, इन तीनों स्थितियों में जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो उपरोक्त सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं जो काफ़ी ये जो है आप जरा ध्यान दो। कहता है जनहित याचिका दायर की जाती है। अब ये कह रहा है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, यानी जनहित याचिका दायर की जाती है तो आपके ऑप्शन में रहेगा केवल मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से हमने पहली वीडियो में भी बता रखा था कि जनहित याचिका जो है वो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जाती है। तो यानी केवल देखिए उच्चतम न्यायालय में जो है अनुच्छेद 32 के तहत
उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, और जो है उच्च न्यायालय जो आपकी जो हाई कोर्ट है उसमें अनुच्छेद 26 के तहत, दोनों के तहत प्रावधान किया गया है कि यहाँ पे जनहित या, तो आप यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो दोनों होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान दें, अब कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा आशुतोष पाने का अधिकार भारतीय नागरिक को। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जो भारत का नागरिक है वो अपना आशुतोष पाने के लिए जा सकता है, यानी उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो जा सकता है। अगर नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय जाएगा या उच्च न्यायालय जाएगा, वो भारत का नागरिक, तो वो किस अनुच्छेद के तहत, ये मैंने चर्चा इसके ऊपर भी कर दी थी कि वो जाने का अधिकारी है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय चला जाएगा, या अनुच्छेद 226 के तहत उस नागरिक को भारतीय संविधान द्वारा ये पावर मिला है उस नागरिक को, भारतीय नागरिक को, कि वह जो है उच्च न्यायालय चला जाए, यानी हाई कोर्ट जाने का अधिकारी अनुच्छेद 226 के तहत है। और आपको पता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अगर कोई संरक्षक संस्था है तो मात्र जो है वो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, और ये उसको ताकत, यह भारत के प्रत्येक नागरिक को जो ये ताकत मिलती है ये कहाँ से मिली है, अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। छठा कहता है जनहित याचिकाओं से जुड़ी घटनाओं को सही क्रम में लिखो। अब देखिए यहाँ पे कुछ जनहित याचिकाएं जो पड़ी हुई हैं, वो जो घटनाएं जनहित याचिका संबंधित है वो सिस्टमेटिक 3 दी गई हैं, और इसको आपको क्रम देना है कि कौन पहले की जनहित याचिका है, कौन उसके बाद की जनहित याचिका है। तो आप देखो जनहित याचिकाओं से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम लिखो। पहला कहता है आपातकालीन उपबंध, जैसा कि आप जानते हैं आपातकाल जिसे आप 352, 356 और 360 के नाम से जानते हैं। एक कहता है MC मेहता बनाम भारत संघ, और एक R है, देखिए ये P है ये Q है, R वाले में कह रहा है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई जनहित याचिका का पहला मामला अगर भारत में आया तो 1979 को आया था, वो जो था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य कैदियों से संबंधित था, जिसकी जो है पैरवी जो है, मतलब जो है आपकी जो है ये है आपकी एक महिला है, ये न्यायाधीश हैं, इसकी चर्चा हम आगे तो ये हिंगू रानी द्वारा किया गया था, जिन्हें जो है जनहित याचिका की, उन्हें हम जनहित याचिका की जननी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आगे होंगी। तो इसमें जो सबसे जो पहला जो मामला था जनहित याचिका का वो आपका था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो आपातकालीन उपबंध आया है, तो सबसे पहले आपातकालीन उपबंध होगा, फिर हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, और सबसे लास्ट वाला जो है आप करेंगे MC मेहता बनाम भारत। इन तीनों में वरीयता क्रम यही है, पहले P आएगा, फिर R आएगा, फिर Q आएगा, ठीक है। आपातकाल की बात, चूंकि आपातकाल भारतीय संविधान में बहुत पहले लागू किया गया था, फिर ये मामला जनहित का है, फिर ये दोनों जनहित के मामले हैं, जिसमें हुस्न आरा खातून ही पहला मामला जनहित का माना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। कहता है किस जनहित याचिका के मामले में अदालत में पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया है। जरा ध्यान देंगे, ये पूछा गया प्रश्न है, ये कह रहा है कि कौन सी जनहित याचिका थी, वो किस जनहित याचिका के मामले में अदालत ने ये बताया था कि पंचायतों का जो विशिष्ट कार्यालय है उन कार्यालयों के पदों में पर जो भी व्यक्ति बैठेगा अगर उसके पास 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। मतलब जिसके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उसे जो है उसे उस पद से अयोग्य ठहराया जाएगा, उस पंचायत के विशिष्ट कार्यालयों के पदों पर बैठे व्यक्तियों को, जो भी बाबू वगैरह होंगे। तो ये कब किस मामले में था, यह किस जनहित याचिका में जो है सुप्रीम
कोर्ट द्वारा या कोर्ट द्वारा ये आदेश आया, तो उस याचिका का नाम है, उस जनहित याचिका का नाम है जावेद बनाम हरियाणा राज्य। याद रखना आप, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, यानी जावेद बनाम हरियाणा राज्य जनहित याचिका में यह आदेश आया कि पंचायत कर्मियों के पदों पर जो भी व्यक्ति आसीन होंगे उनके पास 2 से अधिक यदि बच्चे हैं तो वो अयोग्य ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर जनहित याचिकाओं के संदर्भ में सही है। देखिए, अभी हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के मामले में कुछ बातें कही हैं, तो वो कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत है, जरा ध्यान दें। कहता है जेसी सेठ एवं जीएल टंडन द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत ने स्वीकार किया और सरकार से स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने को कहा। देखिए, ये जो है अभी जनहित याचिकाओं के संदर्भ में हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन आई उसके बारे में बोला है कि जेसी सेठ एवं जीएल टंडन द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत ने स्वीकार किया और सरकार से स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने को कहा। और दूसरी बात कह रहा है कि एक जनहित याचिका के आधार पर सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर आयकर में मिली छूट को पुनर्विचार के लिए कहा। यही देखो सही है, ये वाला आपका सही नहीं। देखो, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन जारी की कि वो ये जारी की कि जैसे देखिए, वो एक जनहित याचिका के आधार पे सरकार को राजनीतिक दलों, जैसे जो सरकारें होती हैं, सरकार को कहा कि राजनीतिक दलों को दिए जाने, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जो है पार्टी को दान के रूप में पैसा देती हैं, तो दिए जाने वाले दान पर, यानी जो जब वो पैसा दान के रूप में देती है तो उस पर आयकर से उस दान पे छूट मिलती है, जो कि मतलब गलत है। उसी पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को आदेशित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप राजनीतिक दलों द्वारा जो दिए जाने वाला जो दान है, जो आयकर से छूट के अंतर्गत आता है, उस पर आप पुनर्विचार करें, उस पर आयकर से छूट नहीं मिलनी चाहिए, उस पर भी आयकर लगना चाहिए जी। ठीक है, तो यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका के मामले में न्यायाधीश के निर्णय के संदर्भ में कौन सही है। कहता है कि जनहित याचिका के मामले में न्यायाधीश के निर्णय के संदर्भ में कौन सही है। कहता है एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया गया। देखिए, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और यह मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरी, देखिए ध्यान देना, और दूसरी जो बात बोली जा रही, ठीक है एक मिनट, हाँ ये चीज़, तो देखिए ये जो और अन्य भी आंसर रहेंगे आपके। और एक कह रहा है सेकंड का है, हाँ जी सेकंड भी इसमें, सॉरी, तो ये सेकंड कह रहा है कि जनहित याचिकाओं में अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में यानी असाधारण को छोड़कर बच्चे को जेल नहीं भेजा जाएगा। ये दोनों, तो देखो जरा ध्यान दें आप, जनहित याचिका के मामले में न्यायाधीश ने एक निर्णय दिया था, एक जनहित याचिका के संबंध में न्यायाधीश ने निर्णय दिया। वो क्या निर्णय दिया था, क्या ये दोनों दिए गए निर्णय सही हैं कि दोनों गलत हैं, क्या है। तो पहला निर्णय ये था, उन्होंने यह अदालत ने घोषित किया था कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और रस्सियों से हथकड़ी लगाना और उसे बांधना अमानवीय व्यवहार है। यानी किसी भी कैदी को उसको रस्सी से बांधना, रस्सी से हथकड़ी लगाना, रस्सी से बांध कर लेके जाना एक अमानवीय व्यवहार है, जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, मानवीय अधिकार का उल्लंघन करता है। और एक जनहित याचिका में एक और फैसला सुनाया कि किसी भी बच्चे को असाधारण को छोड़कर, यानी कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे जघन्य अपराध कर जाते हैं तो उसको छोड़कर बाकी सामान्य जो है, अगर उस सामान्य मामले में बच्चे को जेल नहीं भेजा जाएगा। आप सभी को पता है कि बच्चे को जो है सामान्य मामले में कभी भी जेल नहीं भेजा जाता है, उसके लिए बाल किशोर सुधार गृह बना हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है जो 14 साल से कम उम्र के होते हैं। तो ये दोनों जो याचिकाएं हैं या जो न्यायाधीश द्वारा जो दिया गया दोनों डिसीजन है, ये बिल्कुल सही है कि यानी आप जो है हथकड़ी लगाना, रस्सी से बांधना और रस्सी की हथकड़ी लगाना एक अमानवीय है और किसी भी बच्चे को किसी भी मामले में आप उसको जेल नहीं भेज सकते, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संदर्भ में सही है। अब कहता है कौन सा इसमें जनहित याचिका दाखिल करने के संदर्भ में सही है। कहता है जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार, देखिए कहता है जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नागरिक देख रहे हैं, नागरिक या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ दायर की जा सकती है। दूसरा कह रहा है निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकारी को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया। देखिए जैसे कोई अगर जनहित याचिका तभी वो मानी जाएगी जब उस जनहित याचिका में आप किसी एक को प्रतिवादी बनाएं। तो हमेशा यहाँ पे प्रतिवादी जो मान लीजिए आप जैसे जनहित याचिका दायर कर रहे हैं तो मतलब किसी को प्रतिवादी ही तो बनाएंगे जो व्यक्ति समाज में जो है जनहित के खिलाफ जा रहा है। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है वो पर्यावरण प्रदूषण फैला रही है तो आप कंपनी को प्रतिवादी बनाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये जो कह रहा है कि निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकारी को, देख रहे हैं, संबंधित राज्य प्राधिकारी को एक पक्ष बनाने के बाद ही जनहित याचिका में शामिल किया, यानी तभी वो जनहित याचिका मानी जाएगी जब आप उसको प्रतिवादी बनाएं। दूसरा, जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की। देखिए जब भी आप जनहित याचिका दायर करेंगे तो या तो राज्य सरकार के खिलाफ दायर करेंगे या केंद्र सरकार के खिलाफ दायर करेंगे या नगर निगम के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो जनहित याचिका आप दायर नहीं कर पाएंगे। तो यही बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों बातें सही हैं कि आपको प्रतिवादी बनाना होगा। यानी वो जनहित याचिका तभी मानी जाएगी जब आप केवल उसमें एक पक्ष जो प्रतिवादी पक्ष है वो या तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई नगर निगम हो, ये और यहाँ पर वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी को हासिल करने के लिए, देखिए कहता है कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजा, मरीजों की सुरक्षा का निर्देश आदि की मांग की गई। तो उस जो है जनहित याचिका का नाम था देविका विश्वास बनाम भारत संघ। तो आप जैसे कभी परीक्षा में आ जाए कि नसबंदी संबंधित मामले में जो जनहित याचिका दायर की गई थी वो किसने दायर किया था या उस जनहित याचिका का क्या नाम है, तो आप याद रखना देविका विश्वास बनाम भारत संघ। यह नसबंदी से संबंधित मामलों में जो राज्य सरकार के द्वारा जो ढिलाई की गई थी उसी पर जो है आर्थिक मुआवजे की मांग, ये सारी बातें की गई है। तो बस इतना पता रहेगा कि नसबंदी संबंधित जो है जनहित जो याचिका है वो किसने दायर की थी या उस याचिका का क्या नाम है, तो देविका विश्वास बनाम भारत संघ। अब चलिए ये हो गया। आगे यहाँ पे कहता है किसी रीट को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में कौन सही है। देखिए कोई रीट है को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में कौन सही है, यानी कोई रीट कैसे वो जनहित याचिका के रूप में दायर की जाएगी। कहता है रीट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के बड़े समूह को देखिए कोई भी जो रीट है वो जनहित जो है रीट तभी मानी जाएगी, कोई भी रीट जो है वो जनहित याचिका तभी मानी जाएगी जब उस रीट याचिका में या उस रीट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के बड़े समूह को प्रभावित करती हो। किसी व्यक्तिगत से मतलब कोई व्यक्तिगत से मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है ना भाई, वो जनहित का मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा सार्वजनिक हित हो, जहाँ पे जनता या लोगों के बड़े समूह को वो प्रभावित करता, तब उसको उस याचिका को उस रीट को जनहित याचिका माना जाएगा। दूसरा, केवल प्रभावित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है। तो देखिए ये गलत है। इसमें जो है किसी रीट को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में कौन सही है, तो पहला वाला सही है, यानी उस रीट को जनहित याचिका माना जाएगा जिसके द्वारा जो है माना जाएगा जो जनता या लोगों के बहुत बड़े समूह को प्रभावित करती हो। नीचे कहला केवल प्रभावित व्यक्ति, यानी जो केवल प्रभावित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है, तो ये गलत है। यानी जो प्रभावित व्यक्ति है या पीड़ित व्यक्ति है वही जनहित याचिका दायर करेगा, ये बिल्कुल गलत है। तत्संबंधित केवल शब्द दे दिया वही दायर करेगा, तो नहीं, जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, कोई भी संस्था, कोई भी समूह। तो ये आपका पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है।
आगे, किस जनहित याचिका के द्वारा सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए एवं निवास योग्य परिवेश बनाए? तो देखिए एक जनहित याचिका थी जिसमें जो है सरकारी विभागों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय न्यायालय ने, एक जनहित याचिका में माननीय न्यायालय ने सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया था कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए वो सरकारी विभाग उचित कदम उठाएं एवं निवास योग्य परिवेश बनाएं। यह किस मामले में ऐसा था? उस जनहित याचिका का क्या नाम था? तो आप बताएंगे अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, यानी अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। यानी एक जो है न्यायालय का आदेश आया था कि जो भी सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया था कि आप झोपड़पट्टियों का जो विस्तार को रोकने के लिए समुचित आप कदम उठाएं एवं निवास योग्य परिवेश आप बनाएं, यह जो है कोर्ट का निर्देश दिया गया था एक जनहित याचिका में। तो उस जनहित याचिका का नाम था अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। अब आगे है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो उसके लिए खाली जगह है के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। देखिए, अगर कोई पत्र या याचिका है उसे जनहित याचिका के रूप में अगर वो दायर होती है तो उस पर किसका आदेश होना जरूरी है? तो उसमें रहेगा मजिस्ट्रेट का, सब मजिस्ट्रेट का और जो है अपर मजिस्ट्रेट का, और उसमें रहेगा रजिस्ट्रार का। तो देखिए, रजिस्ट्रार का आदेश पारित होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लेटर है और उस लेटर को ही जनहित याचिका के रूप में माना जा रहा है तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रार के द्वारा उसे आदेश पारित कराना जरूरी होगा। यानी पत्र ही जो है वो जनहित याचिका बन जाएगा यदि उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रार का आदेश पारित हो जाए। ठीक है। किस मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? कहता है किस मामले में जनहित याचिका दायर करेंगे आप? कहता है किस मामले में जनहित याचिका दायर होगी? कहता है जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि बहुत जो सरकारें होती हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है राज्य सरकारें टैक्स लगा देती हैं जिसके कारण गरीब जनता प्रभावित हो जाती है। तो यह भी एक जनहित का मामला है। ठीक है। सड़क, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, अगर सड़क है, सीवर है, तो यह भी एक जनहित का मुद्दा है। बहुत बड़े समूह, सड़क तो कोई पर्सनल है नहीं, सीवर तो सड़कें, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए भी अगर कोई जनहित याचिका दायर कर सकता है, क्योंकि यह पर्सनल मुद्दा नहीं है, यह जनहित का मुद्दा है। ट्रैफिक समस्याओं से बचने के लिए सड़कों के साइन बोर्ड एवं होल्डिंग हटाने के संबंध में बहुत जगहों पर आप सड़कों किनारे देखते हैं साइन बोर्ड लगे होते हैं, होल्डिंग लगा होता है, जिसके कारण जो है ट्रैफिक में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए ये जो तीनों मामले हैं, यानी राज्य सरकार आवश्यकता से ज़्यादा टैक्स लगा रही है अपने जनता के ऊपर, गरीब जनता प्रभावित हो रही है, तब भी ये जनहित का मामला है, जनहित दायर किया जा सकता है। सड़कों एवं सीवर आदि को सही बनाए रखने के लिए आप जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है, और ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए होल्डिंग हुआ, पोस्टर आदि को हटाने के लिए भी जनहित याचिका, इन तीनों के लिए दायर की जा सकती है। फिर कहता है किन पर जनहित याचिका के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा? ध्यान देने की जरूरत है। कहता है कौन ऐसे मामले हैं जिस पर जनहित याचिका के लिए विचार नहीं किया जाएगा? तो वो कौन मामला है? कहता है कि पहला, मकान मालिक किराएदार का मामला। सही बात है, मकान मालिक एवं जो किराएदार का मामला है, यह मामला जो है पर्सनल मामला है। मकान मालिक और किराएदार का ये जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जनहित याचिका दायर नहीं होगी। अगला कहता है सेवा मामला और पेंशन और ग्रेजुटी से संबंधित, यह भी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। फिर आगे कह रहा है पारिवारिक पेंशन। तो ये जो तीनों मामले आप देख रहे हैं, इस पर विचार नहीं किया जाएगा, यह जनहित की याचिका इस पर दायर नहीं की जाएगी। अगर दायर भी होती है तो खारिज हो जाएगी। कारण यह है कि ये सभी व्यक्तिगत मामला है, चाहे पेंशन का मामला, चाहे पारिवारिक पेंशन का मामला हो, चाहे मकान के किराए, मकान मालिक एवं किराएदार का मामला हो, या कोई जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं सेवा का मामला हो, या पेंशन हो, या कोई ग्रेजुटी हो, तो इन सब मामलों पे नहीं पर। बाकी मेरे पास अभी 2-3 प्रश्न और हैं जो ब्लैक बोर्ड पे जगह न होने कारण मैं नहीं लिख पाया था। कहता है, सुने जरा,
कहता है किस जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देना है। कहता है किसी जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए, जब जनहित याचिका जब दायर होती है तो जो न्यायालय होता है वो एक समिति का जो है गठन करता है, और समिति का गठन करने के बाद उस समिति के जो आयुक्त होते हैं उनको पूरा जाँच का जिम्मा सौंप देता है, वो पूरे जाँच के जिम्मा भी सौंप देता है, और इतना तक भी आदेशित कर सकता है कि तत्संबंधित मामले में आप जो भी उचित हो उसमें कार्रवाई भी करें। इतना तक भी जो है समिति को आदेश दे दिया जाता है। तो सुनिए, पहला कह रहा है न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है। देखिए, ये न्यायालय के पास पावर होता है कि जनहित याचिका के मामले की जांच के लिए, यानी मामले के लिए एक समिति अथवा आयोग को नियुक्त कर सकता है ताकि वह मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ये पहली बात बोल रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार दे दिया जाता है कि वह शिकायत को संज्ञान में ले और उसे जनहित में निपटाए। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वह एक समिति या आयुक्त की नियुक्ति करे ताकि वो मामले की छानबीन कर सके और इस पर रिपोर्ट दे सके। और जो है, और इतना ही नहीं, समिति या आयुक्त को ये अधिकार जो है न्यायालय द्वारा दिया जाता है कि वह शिकायत को संज्ञान में ले और साथ ही साथ उसे जनहित में निपटाए। तो इतना तक समिति के पास पावर जो है माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है कि मतलब किसी भी मामले की जांच करनी है कि वास्तव में ये जो मामला है क्या है, कैसे है, तो उसके लिए न्यायालय एक समिति बनाती है। समिति बना करके एक आयुक्त की नियुक्ति करके पूरा समस्त मामले को निपटाने तक का भी आदेश दे सकती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता रहे। क्वेश्चन आया हुआ है। अगला एक दो क्वेश्चन और है। कहता एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्तिगत औपचारिकता की या किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराए। यह किस जनहित याचिका में ये बात कही गई थी, कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था? तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। यानी ये बात जो है एक मानवाधिकार का जो कार्यकर्ता था उसने जो है जनहित याचिका दायर की थी। तो उस जनहित याचिका दायर की तो उसके ऊपर जो है कोर्ट ने आदेश दिया, यानी माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि भाई अगर जो है जो चिकित्सा से संबंधित जुड़ा कोई भी सदस्य हो, अगर जो है क्या होता है कि तत्काल में कोई भी घायल व्यक्ति होता है तो वहाँ पे वो लगते हैं औपचारिकताओं की पूरी करने के बाद ही तो वो उस घायल व्यक्ति का जो है इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे आदेश दिया गया कि नहीं, आप उस हर घायल नागरिक का आप जो है तत्काल जल्द से जल्द जो है उसको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना आपका नैतिक दायित्व है। यह परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में ये बात बोली गई। अब देखिए किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। देखिए किन्हें जनहित, देखिए आपको बताया था कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी, यानी पुष्पा कपिला हिंगोरानी को 1979 में जो है वही मैंने जो बताया कि हुस्न आरा ये है मामला आपका हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, जो कैदियों से जुड़ा मामला था जहां 40,000 कैदियों को इस मामले के ऊपर रिहा किया गया। वो पहली ऐसी महिला वकील थी जिन्होंने इसके ऊपर अपनी बहस की। तो यहाँ पर जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जनहित याचिकाओं की उन्हें जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जो है जनहित याचिका उन्होंने दायर की थी। उस पर उन्होंने खुद जो है बहस किया था, जिनमें प्रमुख जो उनका रहा है वो यही है आपका कि हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है, जहाँ पे 40,000 कैदियों को बाहर किया गया था। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं। एक मामला है गौरव जैन, मान लीजिए आ जाता है गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए यह एक अधिवक्ता
ने एक अधिवक्ता ने इस आशय से एक जनहित याचिका दायर की थी और केंद्र सरकार को यह निर्देश, उन्होंने एक अधिवक्ता थे जिन्होंने इस आशय से जो है एक जनहित याचिका दायर की थी कि जिसमें केंद्र सरकार को ये आदेशित किया जाए कि जितनी जो है गणिकाओं यानी जो वेश्याओं के जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए अलग से स्कूल खोला जाए, उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाया जाए तथा उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए तथा उनकी माताओं से उनको क्या किया जाए, अलग रखा जाए ताकि उस पेशे से, उनके आचरण से वो दूर हो सकें। तो यह मामला जो है गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो कभी आ जाए कि वेश्यावृत्ति से संबंधित जो याचिका दायर की गई थी वो कौन याचिका थी, जनहित याचिका थी, तो आप याद रखेंगे गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये रहा। अब एक देखिए मामला आता है MC मेहता बनाम कमलनाथ। तो देखिए MC मेहता बनाम कमलनाथ का जो जनहित याचिका है, अगर ये आएगा, यह किससे तत्संबंधित थी, तो पर्यावरण प्रदूषण से तत्संबंधित थी। इसको आपको तैयार रखना है कि MC मेहता बनाम कमलनाथ पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ये मामला था। तो इस तरीके से आपने जो है अब तक जो है करीब करीब आप 20 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके जो आपके जो है UPSI परीक्षा में अब तक पूछे गए थे। तो अगर आप पहली वीडियो देख लेते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्नों पे आप अगर अच्छे से जिस तरीके से यहाँ पे समझा के पूरी बातें आपके सामने क्लियर करके रख दी गई, अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको जो है कोई डाउट नहीं है कि अगर जनहित याचिका संबंधित आपका कोई प्रश्न अब छूटने वाला है। तो यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जो है शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।